वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन प्रेस कर देना। मेरा नाम मोहन है। मैं अपने घर की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, हम किसी दूसरे के घर गए हुए थे। हमारे गाँव से करीब उनका घर 3 घंटा लगता है जाने के लिए। तो हम लोग सुबह से गए थे और फिर आते आते काफ़ी रात हो गई। हम लोगों ने उनके घर पर डिनर नहीं किया। आने के बाद मेरी मॉम के तो पैर में बहुत दर्द था। मम्मी ऊपर के कमरे में जाकर सो गई और मेरी छोटी बहन भी। मेरी दीदी ने कहा मैं जल्दी से खाना पका लेती हूँ, उसके बाद सब कोई खा लेंगे। पापा बोले ठीक है, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। और एक बात थी, मेरे पापा को उसी दिन अपने जॉब प्लेस में जाना था। पापा हमारे साथ नहीं रहा करते थे, जॉब के लिए वो बाहर सिटी में रहा करते थे। दीदी ने कहा ठीक है, मैं जल्दी से खाना पकाकर आप सबको उठा दूँगी। इसी तरह तब रात के करीब 10 बज चुके थे। दीदी मेरी खाना बनाने के लिए चली गई, तो मैं भी नीचे की तरफ दीदी के पास चला गया। हम लोग सब कोई आकर सो ही गए थे बोलने से होकर, इसलिए खाना पकाने में भी लेट हो गई। तो दीदी बना रही थी और हमारा जो किचन था वो हमारे घर में एंटर होते ही बाया साइड में लेफ़्ट साइड में हुआ करता था। उसकी बहुत बड़ी एक खिड़की भी थी। उस समय हम लोग ज़्यादातर गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ नहीं करते थे, हम लोग चूल्हे में ही खाना पकाया करते थे। मेरी दीदी चूल्हा को पहले से ही आग उग दे दी थी, फिर खाना बनाने लगी। 2 चूल्हे थे, एक में चावल बिठाई थी, एक में दाल बिठाई थी और कुछ फिश था जिनको वो साफ़ सुथरा कर रही थी। आते वक्त हम लोगों ने लिया था। मैं एक टूल लेके दीदी के पास जाके बैठ गया। दीदी बोलने लगी तू जा रेस्ट करना, मैं खाना बन जाने से बुला लूँगी। मैंने कहा नहीं, चल खाना खा कर ही एक बार मैं सोऊंगा और अच्छा नहीं लग रहा है, भूख भी लगी है मुझे। तो दीदी ने कहा ठीक है। दीदी जल्दी अपना खाना पका रही थी और आधा उसका खाना हो ही गया था। उसे पापा को उठाना भी था। पापा फ्रेश होने के बाद डिनर करके चले जाने वाले थे आज। वो जल्दी से बोली कि तू थोड़ा सा ध्यान रख यहाँ पर, मैं पापा को उठा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। दीदी जब उधर गई तो मैं देखता हूँ कि हमारी वो खिड़की के सामने में एक औरत खड़ी है जो कि बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। हमारे घर के आंगन में काफ़ी बड़े खजूर के पेड़ और नारियल के पेड़ थे। वहीं से एक औरत आई और हमारी खिड़की के पास सामने खड़ी हो गई। मैंने सोचा ये औरत कौन है और वो मुझे इशारे से कुछ बोलने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस हाथ के इशारे से क्या बोल रहा था। फिर अचानक से वो औरत का पूरा बॉडी खिड़की के पास है और अंदर जस्ट उसका फेस आ जाता है और मुझे पूछती है कि मिस्टर का घर जानते हो क्या? इस तरह वो मुझे पूछती है। मैं तो देखकर हैरान हो जाता हूँ। मैं बिल्कुल हक्का बक्का होकर ज़ोर से चीखता हूँ और नीचे गिर जाता हूँ। जब मुझे होश आती है तब मैं देखता हूँ कि मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरी छोटी बहन, मम्मी सब कोई मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं उनको सारी बातें बताता हूँ। पापा उस दिन और अपने काम की जगह पे नहीं जा पाए। पापा ने एक पंडित जी से मुझसे मिलाने के लिए ले गए और पंडित जी ने देख के कहा नहीं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इसे नुकसान पहुंचाएगी, बस शरारत की मूड थी उसे, इसके साथ शरारत कर गई। मेरा नाम अर्चना है। मैं आज एक अपनी पड़ोसी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे जिनका नाम था जीवन भैया रोज़ फिश पकड़ने के लिए जाते थे। उस दिन रात को भी वो फिश पकड़ने ऐसे में अकेले कभी नहीं जाते थे, अब कभी अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाई के साथ या अपने फादर के साथ। उस दिन उनके घर पर उनके फादर भी नहीं थे और वो दूसरे गांव गए हुए थे कुछ काम से, और उनका जो दोस्त भी थे उनसे उनकी कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि चल मेरे साथ। तो उसका बड़ा भाई बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। वो लोग डिनर कर लिए। 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोनों भाई निकल पड़े। ठीक निकल के जब एक इमली का पेड़ आता था बहुत बड़ा उनके घर से निकलने के बाद,
तो वहाँ पर उसका भाई जो था वो बोलने लगा, ओ माय गॉड, मैं बहुत गलत काम कर बैठा, मैं अपना फ़ोन को घर पर छोड़ के आया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। तो जीवन भैया बोलते, छोड़ ना, मैं तो फ़ोन पकड़ा हूँ ना। तो बोलते, अरे यार तू मछली पकड़ते रहेगा, मैं बोर हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे लेने दे। तो वो बोलते हैं ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा हुआ था, अच्छा लग रहा था उन लोगों को बाहर। और उसका बड़ा भाई बोला, मैं कोशिश करता हूँ टॉर्च भी ले आता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो बोले ठीक। वो आगे की तरफ जीवन भैया आ जाते हैं, आके देखते हैं किनारे पे उसके बड़े भाई बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं, अरे तू यहाँ पर कैसे आया, और तू टॉर्च मोबाइल लाया कि नहीं, मेरे पहले तो कैसे पहुँच गया। लेकिन उनका बड़ा भाई जो था कोई आंसर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो इन्होंने सोचा ये क्या भाई, कुछ बोल नहीं रहा है क्यों, भाई क्या बात है, तुझे आने को दिल नहीं था तो मत आता। तो भी उसका बड़ा भाई कुछ नहीं बोला। तो जीवन भैया नाव को जो बंधा हुआ था उसे खोलते हैं और नाव में बैठ जाते हैं और अपने भाई को बोलते, तू भी आ जा। तो उसका भाई भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर वो लोग थोड़ा सा आगे जाने के बाद जाल को फेंकते हैं और फिर मछली पकड़ने लगते हैं। काफ़ी मछली फंसती है और वो लेकर उस जाल को ऊपर उठाकर जल्दी से मछलियों को वहाँ से हटा के वो अपने नाव में रखते हैं। उसका बड़ा भाई एक बार मछली को देखता और एक बार जीवन भैया को। जीवन भैया पूछते, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, और तेरा फ़ोन भी नहीं लाया। तो फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर अचानक से वो क्या करता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जीवन भैया के पास ही अपना रूप जैसे वो बदलने लगता है। बहुत ही भयानक टाइप का उसका रूप होने लगता है, लंबा और एकदम मोटा, एकदम मतलब डरावना। उसका चेहरा ऐसे होता है मानो कि कोई राक्षस है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जीवन भैया डर के मारे वो छलांग लगाने जाते हैं पानी में, लेकिन वो हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जीवन भैया बोलते हैं, क्या हुआ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। फिर अचानक जीवन भैया को होश नहीं आता, वो बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो उसके बड़े भाई कहते हैं, क्या हुआ था, तू कहाँ चला गया था, हाँ, और मैं तुझे जब गया कितना बुलाया, तो कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा था। तो बोलने लगा, अरे मैं क्या करूं, मैं वहाँ पर जाके देखा तू बैठा हुआ है, तेरे हाथ में ना फ़ोन है ना टॉर्च है। मैं नाव में तुझे बिठाकर आगे की तरफ जाने लगा, लेकिन वो तू नहीं था, वो कोई शैतान था। तो उसके बड़े भाई बोले, हाँ वही तो। फिर उसके पापा जो थे, जीवन भैया के पापा, वो एक तांत्रिक के पास लेकर गए, क्योंकि जीवन भैया का तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से दवाई वगैरह लाने के बावजूद जीवन भैया का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। और फिर जब वो तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक बताया कि वो एक शैतान था, तुम्हारे बेटे को उसने छोड़ कैसे दिया क्या पता। वो शैतान इंसान को भी खा जाता है, इंसानों को पता नहीं चलता कि वो इंसान जो गायब हुआ है वो कहाँ गया क्या नहीं। लेकिन ऐसे शैतान होते हैं जो कि अकेले पाकर बहुत इंसानों को हमला करते हैं और उनको ख़त्म भी कर देते हैं। तो आइंदा कभी भी मछली पकड़ने के लिए मत जाना। तो जीवन भैया हाँ कहते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं होता है। 3-4 दिन बाद उनका वो जगह पूरा घाव से भर जाता है जहाँ शैतान ने पकड़ा था। धीरे धीरे वो डॉक्टर दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और वो मर जाते हैं।